हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक ईपीजेड यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एंड एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इन दोनों टॉपिक को आज हम एक ही वीडियो के अंदर फिनिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे ईपीजेड से, क्योंकि ईपीजेड पहले एग्जिस्टेंस के अंदर आया था और ईपीजेड को रिप्लेस करके ही किसको लेके आए थे, हम एसईजेड को लेके आए थे। तो स्टार्ट करते हैं हम। ईपीजेड क्या है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। जोन का मतलब है एरिया, यानी एक ऐसा एरिया है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोसेसिंग की जाती है, यानी उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है और प्रोडक्शन करके क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो ईपीजेड का मतलब है कि एक ऐसा एरिया जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोसेसिंग करके, उनका मैन्युफैक्चरिंग करके उनका क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। ये जो ईपीजेड है ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही डिसाइड किया गया एक एरिया है। जो भी पर्सन, जो भी बिजनेसमैन इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करेगा और इंडस्ट्री से बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। उन सभी इंडस्ट्रीज को, उन सभी कंपनीज को, उन सभी फर्म को गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देगी, उनको टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा और उनकी ड्यूटी में भी उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? गवर्नमेंट ने, मान लो इंडिया के इस एरिया को, आप ड्राइंग पर ध्यान मत देना, कंटेंट पर फोकस करना। तो इंडिया के, मान लो इस एरिया को गवर्नमेंट ने ईपीजेड डिक्लेयर कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि ये वाला एरिया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहलाता है और इस एरिया के अंदर जो भी बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करेगा और उस इंडस्ट्री से बनने वाले गुड्स को अगर एक्सपोर्ट करेगा, यहां अगर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो गई तो उसका मेन एम ही क्या है, एक्सपोर्ट करना है। अगर एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपको क्या कर देंगे, काफी आपको इंसेंटिव मिलेंगे, कुछ आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देगी, टैक्स में छूट मिलेगी, आपको अदर कोई सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट का मेन एम क्या है कि मैक्सिमम क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट जितना ज्यादा होगा उतनी ही फॉरेन करेंसी रिसीव होगी और इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी की रिजर्व अप होंगे। दूसरा पॉइंट, अगर यहाँ पर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जाएगी, सभी पर्सन को, सभी बिजनेसमैन को क्या रहेगा कि अगर हम इस एरिया के अंदर, इस जोन के अंदर अपनी कंपनी वहां एस्टेब्लिश करेंगे तो हमें टैक्स में छूट मिलेगी, गवर्नमेंट हमें कई टाइप के बेनिफिट भी देगी। तो इससे क्या करेंगे, जो मोटिवेट होंगे सभी बिजनेसमैन और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ने से उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और परचेजिंग पावर बढ़ने से लोगों की डिमांड बढ़ेगी। दूसरी तरफ क्या है कि हम यहाँ से जो गुड्स बनेगा उस गुड्स का मैक्सिमम हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने से इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी रिसीव होगी और इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी के रिजर्व अप होंगे और इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी। इसी एम से इंडिया क्या कर रही है, इस पूरे टेरिटरी के अंदर कहीं कहीं मैक्सिमम क्या है, या तो सी पोर्ट या फिर एयरपोर्ट के आसपास के एरिया को इस जोन के अंदर लेके आ रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट हो। अब आते हैं अपने कंटेंट पर। देखो, ईपीजेड का मतलब है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक ऐसा जोन जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोसेस करके उनका क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक ऐसा एरिया जहां से गुड्स बनेंगे और बनने के बाद उन गुड्स का क्या करना है, हमें सिर्फ एक्सपोर्ट करना है उन गुड्स को। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस एरिया को, मान लो हमने यहाँ मानना है सिर्फ कि इस एरिया को क्या नाम दे दिया, ईपीजेड का नाम दे दिया, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का नाम दे दिया। अब हम मीनिंग की बात करेंगे तो एक ऐसा इंडस्ट्रियल या एक ऐसा इकोनॉमिक एरिया है ईपीजेड, एक ऐसा इंडस्ट्रियल, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम इंडस्ट्री ही एस्टेब्लिश की जाएंगी, एक ऐसा इंडस्ट्रियल या एक ऐसा इकोनॉमिक एरिया है जहां से गुड्स की क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग करके उस गुड्स का हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। और मैक्सिमम ये जो ईपीजेड एस्टेब्लिश किए गए थे, ये जो दायरा डिसाइड किया गया था, या तो ये सी एरिया के आसपास या फिर या तो जहां पर सी पोर्ट थे या जहां पर एयरपोर्ट थे, वहां पर इस ईपीजेड के एरिया को फिक्स किया गया था कि ये एरिया ईपीजेड के दायरे में है।
ऐसा क्यों किया गया था कि सी पोर्ट और एयरपोर्ट को क्यों चुना? क्योंकि मैक्सिमम गुड्स का हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो इसीलिए गुड्स की डिलीवरी इजीली हो जाए, इसलिए इस ईपीजेड के एरिया को हमने कहा मैक्सिमम या तो सी पोर्ट या फिर एयरपोर्ट के पास में चुना था। अब बात आती है कि फर्स्ट जो ईपीजेड एस्टेब्लिश किया था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था पहली बार 1965 में कांडला गुजरात के अंदर ईपीजेड एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट। ये पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और पूछने के चांसेस भी हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या देखा कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या है। एक ऐसा जोन है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की, कौन सा जोन है, एक ऐसा इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक जोन है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उस गुड्स को बना करके क्या करना है, हमें एक्सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट इस एरिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगी उन सभी इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट देगी, उनको ड्यूटी के अंदर काफ़ी छूट मिलेगी। पहला जो इस ईपीजेड एस्टेब्लिश किया गया था वो कांडला गुजरात के अंदर 1965 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। अब देखो अब देखो ईपीजेड क्या है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक ऐसा इकोनॉमिक जोन है, एक ऐसा इकोनॉमिक एरिया है जहां पर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन गुड्स का क्या किया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे हमने पहला जो ईपीजेड एस्टेब्लिश किया गया था गुजरात के अंदर कांडला गुजरात के अंदर पहला ईपीजेड एस्टेब्लिश किया गया था, तो उस ईपीजेड के अंदर ये बोला गया था कि आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी बाधा के गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। ना तो आपके एक्सपोर्ट के ऊपर कोई ड्यूटी ली जाएगी, आप जितनी गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो यानी जितनी वैल्यू, जितना प्रॉफिट आप गुड्स को एक्सपोर्ट करके अर्न कर रहे हो तो उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स में भी रिबेट मिलेगा। तो ईपीजेड क्या है, एक ऐसा जोन है जहां पर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी बाधा के आप गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। तभी तो लोग ईपीजेड वाले एरिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करेंगे, नहीं तो क्यों? जब तक पब्लिक को, जब तक बिजनेसमैन को अपना फायदा नहीं दिखेगा, बिजनेसमैन कोई भी काम नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने पहले गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट निकाले हैं, कुछ स्कीम निकाली हैं कि आप इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगाइए, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, आपको टैक्स में छूट मिलेगी, आपकी ड्यूटी फ्री की जाएगी, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंसेंटिव भी मिलेंगे। तो बेनिफिट क्या मिलते हैं, यानी अगर कोई भी बिजनेसमैन इस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर अपनी बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री, अपनी फर्म एस्टेब्लिश करता है तो उसको फायदे क्या मिलेंगे? पहला क्या है, उसको फिस्कल इंसेंटिव मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, उसको टैक्स के अंदर रिबेट मिलेगी, उसको गवर्नमेंट ड्यूटी फ्री कर देगी और गवर्नमेंट कुछ अदर सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी। तो गवर्नमेंट ने कुछ एक तरीके से लोभ दिया है, एक तरीके से प्रलोभन दिया है बिजनेसमैन को, आप इस स्पेसिफिक एरिया में अपनी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कीजिए, हम आपको छूट देंगे, लेकिन आपकी इंडस्ट्री से जो भी गुड्स बनेगा उस सभी गुड्स को आपको एक्सपोर्ट करना है। अब देखो ये जो हम ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो बना रहे हैं तो उसका क्या है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, मतलब कौन कौन पर्सन काम करते हैं, क्या बॉडी है, क्या फ्रेमवर्क है उसका। तो मैनेजमेंट सिस्टम इन ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर, अब आप मान लो आपको कुछ एरिया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर डालना है। अब मान लो मेरी ज़मीन है और मेरी ज़मीन क्या है, सी पोर्ट के पास में है, समुद्र के किनारे मान लो मेरी ज़मीन है और मैं उस ज़मीन को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के दायरे में लेना चाहती हूँ कि मैं इस स्पेसिफिक जोन पे अब इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करूँगी। तो क्या गवर्नमेंट मेरे को जाते ही दे देगी? मैं फाइल किसके पास लेके जाऊँगी, किस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के पास मैं फाइल लेके जाऊँगी, कौन सा डिपार्टमेंट मेरे को परमिशन देगा और परमिशन क्या और कैसे मिलेगी वो देखना हमें। तो सबसे पहले सबसे टॉप बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर मेरे को किसी स्पेसिफिक एरिया को ईपीजेड डिक्लेयर करवाना है तो मैं उस एरिया के लिए सबसे पहले जाती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पास। मैं फाइल लेके जाती हूँ कि मेरे पास इतनी लैंड है और मैं इस लैंड को ईपीजेड में के दायरे में लेना चाहती हूँ। तो सबसे पहले कहाँ जाऊँगी मैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पास। ये सबसे टॉप बॉडी है। इस बॉडी का काम क्या है, इस डिपार्टमेंट का काम क्या है कि पॉलिसी को ड्राफ्ट करना
और उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करना है। और साथ में ये देखना है कि रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ईच जोन, कि मैंने जो जोन बना रखे हैं, जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पहले से डिक्लेयर हैं, क्या उस जोन में काम ठीक तरीके से हो रहा है, उसका रिव्यू लेने का काम करेगा सिर्फ ये। तो पहली सबसे टॉप बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है इस डिपार्टमेंट का काम? क्या है इसका काम? है कि पॉलिसी को बनाना और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, और जो जोन स्पेसिफिक एरिया के अंदर डाल दिए हैं, जो एरिया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर डिक्लेयर किया है, उस एरिया का रिव्यू लेना है। सेकंड बॉडी क्या है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल। इस बॉडी को आप क्या बोल सकते हो? इस डिपार्टमेंट को आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अपने स्कूल का प्रिंसिपल बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड स्टेप आता है, इसको हम वॉइस प्रिंसिपल बोलेंगे। इसका काम क्या है? मान लो मैंने इस डिपार्टमेंट को फाइल दी कि मेरे को इस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर क्या है डिक्लेयर करवाना है। इस डिपार्टमेंट ने मेरी फाइल एक्सेप्ट की। यहाँ से फाइल किसके पास जाएगी? सेकंड नंबर के पास। क्या बोलेगा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल। इसका नाम क्या है? BOA, बोर्ड ऑफ अप्रूवल। अब ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट क्या करेगा? जो न्यू एंटरप्राइजेज है उसका एग्जामिनेशन करेगा। यानी मैं क्या हूँ? मैं न्यू एंटरप्राइजेज हूँ, मैं इस एरिया को स्पेशल जोन में कन्वर्ट करवाना चाहती हूँ, तो मेरा क्या किया जाएगा? मेरा ये एंटरप्राइजेज, ये बोर्ड क्या करेगा? ये बोर्ड मेरा एग्जामिनेशन करेगा। एग्जामिनेशन करने का मतलब है कि इस डिपार्टमेंट ने जो दायरा डिसाइड कर दिया, जो रूल बना दिए कि अगर ये क्राइटेरिया कोई भी एंटरप्राइजेस फॉलो करता है तो उसकी जो लैंड है उस लैंड को हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग लैंड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो वो दायरे क्या है? जैसे कि इन्होंने बोला कि आपके पास इतनी हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए, आपकी नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए, आपका टर्नओवर इतना, मतलब इन्होंने जो दायरा डिसाइड कर रखा है, अगर उस दायरे को मैं फॉलो करती हूँ तो ये पर्सन क्या करेगा? मेरी फाइल को एक्सेप्ट करेगा और उस एरिया को मेरे लिए क्या बोलेगा कि आपका एरिया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कन्वर्ट किया जाता है। तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल से परमिशन लेनी पड़ती है किसको? हर न्यू एंटरप्राइजेस को। सबसे पहले ये उसका एग्जामिनेशन करता है, यानी मैं फाइल लेके गई तो मेरा एग्जामिनेशन किया, क्या मैंने सारी कंडीशन को फुलफिल कर दिया? अगर कर दिया तो ये डन कर देगा कि मेरी जो जितनी हेक्टेयर भूमि मेरी सी के पास लग रही थी, समुद्र के पास लग रही थी, वो हेक्टेयर भूमि अब क्या है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में। थर्ड क्या है? डेवलपमेंट कमिश्नर है। अब डेवलपमेंट कमिश्नर एज ए टीचर मानो इसको, ये प्रिंसिपल है, ये वॉइस प्रिंसिपल है और ये टीचर है। अब टीचर का काम क्या है? टीचर का काम होता है कि हर एक क्लास को क्या करना है? टीच करना है, स्टूडेंट्स को टीच करना है, यानी बिल्कुल नीचे लेवल पे काम करना है। तो डेवलपमेंट कमिश्नर का काम क्या है? कि चीफ एग्जीक्यूटिव पॉलिसी को एग्जीक्यूट बना तो यहाँ दी थी, रियल के अंदर तो ये इंसान देखता है कि ग्राउंड फील्ड पर क्या हो रहा है, कि ग्राउंड लेवल पर क्या काम हो रहा है, यानी डे टू डे एक्टिविटी को, डे टू डे फंक्शन को देखने का काम इस डेवलपमेंट कमिश्नर का है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ईपीजेड का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो कौन सी है? डेवलपमेंट कमिश्नर है। इसका काम है डे टू डे एक्टिविटी को देखना। देखो ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार क्या है, इसके जो स्टेप हैं, ये जो फ्रेमवर्क है इस डिपार्टमेंट का, इसके बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ तक आपको पता है। हम मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ईपीजेड दोबारा पढ़ते हैं। सबसे टॉप बॉडी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका काम है पॉलिसी को बनाना और उस पॉलिसी को क्या है? इम्प्लीमेंट करना। और ये हर जो जितने भी जोन बना रखे हैं उस जोन का रिव्यू करेगा कि भाई हाँ काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। सेकंड जो फ्रेमवर्क के अंदर जो डिपार्टमेंट में सेकंड जो प्लेस आता है वो आता है बोर्ड ऑफ अप्रूवल का। ये बॉडी क्या करती है? हर न्यू एंटरप्राइजेज की चेक करेगी क्या उस न्यू एंटरप्राइजेज ने सारी कंडीशन को फुलफिल कर दिया। अगर फुलफिल कर दिया तो उसकी लैंड को, उसके एरिया को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? ईपीजेड के अंदर। थर्ड जो बॉडी है वो क्या करेगी? डेवलपमेंट कमिश्नर है। इसका काम है डे टू डे एक्टिविटी को देखना कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री लगाई गई है, क्या वो इंडस्ट्री फेयर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये हमने देखा ईपीजेड का मैनेजमेंट सिस्टम। ईपीजेड का जो मैनेजमेंट सिस्टम है सेम मैनेजमेंट सिस्टम एसईजेड का है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ईपीजेड को रिप्लेस करके ही एसईजेड को हम लेके आए थे। अब बात यह है कि ईपीजेड को रिप्लेस क्यों किया, यानी इसकी जगह हमने इसको खत्म किया और इसकी जगह हम किसको दे दी? अब एसईजेड को दे दी। क्यों दे दी? रीजन क्या था? ये वर्क नहीं कर रहा था? वर्क तो कर रहा था।
जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था, इसका मेन एम क्या था कि सिर्फ इसने एक्सपोर्ट पर फोकस किया, इसने अदर फैक्टर को छोड़ दिया। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को जो इस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी उनको बेनिफिट इतना नहीं मिलता था, मतलब कुछ नुकसान थे इस प्रोसेसिंग जोन के, कुछ कमियां थी, कुछ चाहे डिपार्टमेंट की कमी मान लो, चाहे जो पब्लिक कोऑपरेट कर रही थी उसकी कमी मान लो, लेकिन यहाँ ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। रखी यही चीज़ लेकिन सिर्फ नाम चेंज कर दिया। ईपीजेड था पहले, जो सारे ईपीजेड थे उन सभी ईपीजेड को एसईजेड का नाम दे दिया, लेकिन चीज़ वही है सेम, सिर्फ नाम का मॉडिफाई किया गया था और कुछ नहीं था। अब पहले हम देखेंगे कि ईपीजेड के ऑब्जेक्ट वगैरह, देन हम एसईजेड तक आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग अप ईपीजेड, यानी इंडिया की टेरिटरी के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी एक इंडिया की टेरिटरी के अंदर एक एरिया था, उस एरिया को हमने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया कि इस एरिया, आज से ये एरिया ईपीजेड का एरिया कहलाएगा। इसके फायदे क्या हुए थे, क्यों किया गया था ऐसा? तो पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसकी वजह से ईपीजेड डिसाइड करने की वजह से इंडस्ट्री को क्या हुआ था, इंडस्ट्री ने सोचा, बिजनेसमैन ने ये सोचा कि क्यों ना हम ईपीजेड के जो एरिया है इस जोन के अंदर अपनी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करें। गवर्नमेंट जो इंसेंटिव दे रही है उनका फ़ायदा उठाया जाए, जो टैक्स में अपने को बेनिफिट मिल रहा है वो उठाया जाए। इसकी वजह से क्या किया, काफ़ी बिजनेसमैन ने काफ़ी इंडस्ट्री को इस एरिया में एस्टेब्लिश किया गया और एस्टेब्लिश करके ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट का, ज़्यादा नहीं मतलब टोटली यूनिट का एक्सपोर्ट किया गया। तो पहला फ़ायदा क्या हुआ कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट। सेकंड क्या हुआ कि एफडीआई अलाउड की गई थी, ना केवल इंडियन कंपनी बल्कि बाहर की कंपनी भी इस ईपीजेड वाले जोन के अंदर, इस ईपीजेड वाले एरिया के अंदर अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर सकती है। तो एफडीआई को क्या दे दी गई थी, परमिशन दे दी थी। हालांकि 100% अलाउ नहीं किया गया था इधर, लेकिन ईपीजेड के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया था। सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब फॉरेन एक्सचेंज की सोर्स कैसे हुई, क्यों? क्योंकि इस ईपीजेड के अंदर जितने भी कंपनी एस्टेब्लिश की गई थी उन कंपनी से बनने वाले प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना था। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या रिसीव होंगे, फॉरेन करेंसी रिसीव होगी, तो हमारी कंपनी के फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज, एंड इंडस्ट्रियल जो एंटरप्राइजेज थे उनका डेवलपमेंट हुआ था। क्यों? क्योंकि उनकी ड्यूटी में उनको छूट दी गई, टैक्स में उनको बेनिफिट मिला, गवर्नमेंट ने कई तरीके के उनको इंसेंटिव दिए गए, इससे ये जो एंटरप्राइजेज थे इनको काफ़ी तरीके के बेनिफिट मिले थे। अपग्रेड लेबर एंड मैनेजमेंट स्किल हुई। मैनेजमेंट की स्किल अब कैसे हुई, क्योंकि हमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके उसका एक्सपोर्ट करना है, तो जितनी ज़्यादा यूनिट का हम एक्सपोर्ट करेंगे हमें उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो एक पर्सन एक काम को जितनी बार करेगा वो क्या उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो मैनेजमेंट की स्किल बेस्ट हुई, लेबर क्या हुई, अपग्रेड हुई। अक्वायर एडवांस टेक्नोलॉजी, अब मान लो कि ऐसी गुड्स बना रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारे पास जो मशीनरी है वो पुरानी है, और एक्सपोर्ट की मतलब जो फॉरेन कंट्री है उनमें हमारे प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडियन कंपनीज क्या करेंगी, इंडियन कंपनी बाहर से या फिर इंडिया के अंदर से ही नई नई टेक्निक या नई नई मशीनरी का क्या करवाएंगी, प्रोडक्शन करवाएंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी को बनाओ और हमें प्रोवाइड करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बना कर उसका एक्सपोर्ट करें। तो हाई टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया गया और इम्प्रूव किया गया क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट की क्वालिटी मान लो इंडियन मार्केट की अलग है, इंडियन मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अलग टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड है। अगर मान लो हम यूएसए जैसी कंट्री है, जापान जैसी कंट्री के अंदर अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ के जो हाई लिविंग स्टैंडर्ड के जो लोग हैं वो प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी की डिमांड करेंगे। इसी वजह से क्या किया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट किया। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की वजह से इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ, गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ, एंटरप्राइजेस को फ़ायदा हुआ और इकोनॉमी ने क्या किया, ग्रो किया। तो हमने क्या डिस्कस किया है, ईपीजेड का टॉपिक डिस्कस किया। अब हम स्टार्ट करेंगे एसईजेड यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ईपीजेड में हमने क्या डिस्कस किया कि ईपीजेड क्या है, एक ऐसा जोन, एक ऐसा इकोनॉमिक जोन, एक ऐसा एरिया जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है
और उनका एक्सपोर्ट करना है, और गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर उस एरिया के अंदर लगी हुई इंडस्ट्री के अंदर, जो इंडस्ट्री उस एरिया में लगी हुई है, उन इंडस्ट्री को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना था, एक्सपोर्ट करना था। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए इसके क्या थे, हमने इसकी मैनेजमेंट स्टेप देख लिए थे कि इसका जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, 3 फ्रेमवर्क थे, 3 स्टेप थे, 3 डिपार्टमेंट थे। और ये देख लिया था कि पहला ईपीजेड कहाँ स्थापित किया गया था, 1965 के अंदर कांडला गुजरात के अंदर था। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे SEZ क्या है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब हम देखते हैं कि SEZ क्या है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। एक ऐसा एरिया है जिसे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, यानी जहां से हमें काफी अर्निंग रिसीव होगी। तो SEZ क्या है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अ टेरिटरी विद इन ए कंट्री, एक कंट्री के अंदर की ही टेरिटरी है। यानी देखो, इंडिया के अंदर के एरिया को ही हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एरिया का नाम दिया गया है। दैट इज टिपिकली ड्यूटी फ्री, जिसको क्या रखा गया है कि इस एरिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जाएंगी उन इंडस्ट्री को ड्यूटी फ्री किया जाएगा। यानी अगर वो इंडस्ट्री गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही हैं तो उनकी ड्यूटी फ्री रखी जाएगी। टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट, इन इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज किया जाएगा एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। और अगर इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा तो लोगों को रोजगार ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा दायरा है जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर है। इस एरिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाएगा उनको ड्यूटी फ्री रखा जाएगा। यहाँ की इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनकरेज किया जाएगा और इंडस्ट्री की वजह से क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन मेन एम क्या था, लेकिन इस SEZ को स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मेन एम था एक्सपोर्ट करना है, यानी फॉरेन करेंसी को ग्रो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करनी है। एक पॉइंट और नोट करना कि SEZ कोई नई वो नहीं बनाई गई थी, बल्कि किसको रिप्लेस किया गया था, EPZ को रिप्लेस करके ही हमने SEZ का नाम दिया था। सिर्फ नाम की रिप्लेसमेंट है और कुछ नहीं है। जो EPZ था वही SEZ है, सेम टू सेम जितने EPZ थे उन सभी EPZ का नाम बदल करके SEZ कर दिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इंक्रीज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि बिजनेस करने के तरीके में क्या किया गया था, ईजी बनाया गया था। जितने रूल रेगुलेशन, जितनी बाउंडेशन, जितनी लीगल फॉर्मेलिटीज पहले थी उन सभी फॉर्मेलिटीज को कम किया गया, बिजनेस करने के तरीके को ईजी बनाया गया। एम क्या था, सबसे जो मोस्ट एम था, सबसे जो प्राइमरी एम था SEZ का, वो था एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। कि कैसे भी करो, चाहे ड्यूटी फ्री करो, चाहे इन बिजनेसमैन को इंसेंटिव दो, चाहे इनके टैक्स में छूट दो, लेकिन क्या करना है, हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब देखना, अब इन पॉइंट को नोट करना, ये जितने भी पॉइंट अब मैं आपको नोट करवाऊंगी हर पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है। फर्स्ट, EPZ इन इंडिया, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पहला आपको बता चुकी हूँ 1965 के अंदर कांडला गुजरात के अंदर डिक्लेयर किया गया था। पहला SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया के अंदर 2000 के अंदर, पहला जो SEZ एस्टेब्लिश किया गया इंडिया के अंदर वो 2000 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। एक्ट कब बना था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बना था 2005 के अंदर। तो क्वेश्चन बनता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक्ट कब बना, 2005 के अंदर। और एक्ट फोर्स में कब आया था, एक्ट लागू हुआ था 2006 से। अब पॉइंट ये उठना चाहिए कि जब SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहला 2000 के अंदर बना दिया, एक्ट 2006 में जाके लागू हुआ, बना 2005 में एक्ट, लागू 6 में हुआ, तो 2000 से लेकर के 2006 तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर कौन से एक्ट अप्लाई होते थे। दिक्कत तो यहां से और यहां तक के टाइम पीरियड की है। तो इस टाइम पीरियड को नोट करना कि 2000 से लेकर के 2006 तक SEZ के ऊपर रूल किसके लगते थे, SEZ के लिए जो रूल रेगुलेशन, जो गाइडलाइंस थी, वो फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी डिक्लेयर करते थे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर ही SEZ के रूल बता दिए गए थे, मेंशन कर दिए गए थे। 2006 तक
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मेंशन किए हुए रूल के अकॉर्डिंग ही SEZ ने काम किया है और उसके बाद इसके लिए SEZ एक्ट अप्लाई हो गया है, SEZ एक्ट के रूल अप्लाई हो गए हैं। यहां तक समझ आया? बस इतना ध्यान रखना, SEZ क्या है? एक एरिया है। SEZ एक एरिया है, उस एरिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाएगा उनका मेन एम होना चाहिए कि हमें गुड्स का एक्सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है कि इस एरिया को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मान लो SEZ डिक्लेयर कर दिया, तो गवर्नमेंट का एम क्या है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है। अब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ज़्यादा करवाना चाहती है, इसीलिए इन इंडस्ट्री को प्रलोभन देने के लिए एक तरीके से इनको इस एरिया के अंदर एस्टेब्लिश करने के लिए मोटिवेट करती है। गवर्नमेंट ने ये जो SEZ के लिए जो इंसेंटिव दिए थे, जो बेनिफिट दिए थे, टैक्स में जो फ्री किया गया था, टैक्स में बेनिफिट दिए गए, ड्यूटी फ्री की गई, क्यों किया गया था? कि बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा नई इंडस्ट्री इस एरिया के अंदर एस्टेब्लिश करें। ये एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को इस एरिया में रिप्लेस करने के लिए नहीं था, बल्कि बिजनेसमैन नई नई इंडस्ट्री को इस एरिया के अंदर एस्टेब्लिश किए। इसका गलत फायदा भी उठाया गया है, वो भी देखेंगे हम, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट हैं। तो अब पहले इसके आगे की थ्योरी देखिए। नेक्स्ट क्या टॉपिक अपना कि मैक्सिमम SEZ एरिया कौन सा है इंडिया के अंदर, पूरी इंडिया की टेरिटरी के अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितने भी SEZ एस्टेब्लिश किए गए हैं उसका 64%, यानी जितने भी SEZ हैं उन SEZ का 64% SEZ सिर्फ इस एरिया के अंदर एस्टेब्लिश किए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऐसा क्यों है कि यही क्यों किए गए SEZ? मैंने आपको बताया था कि SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन उसी एरिया में एस्टेब्लिश किए जाते हैं जहां पर सी पोर्ट या फिर एयरपोर्ट पास में लगता हो ताकि गुड्स की डिलीवरी इजी हो। तो ये एरिया क्या है कि इंडिया का क्या है कि नीचे वाला एरिया, इस नीचे वाले एरिया के आसपास यानी यहाँ पर क्या है SEZ को एस्टेब्लिश किया गया है ताकि पास में क्या लगता है, ताकि पास में सी पोर्ट लगता है तो गुड्स को एक्सपोर्ट करने में, गुड्स की डिलीवरी करने में इजी हो। इसीलिए क्या किया है, मैक्सिमम SEZ को सी पोर्ट के किनारे एस्टेब्लिश किया है। अब पूछा जा सकता है कि वो कौन से स्टेट हैं जहां पर मैक्सिमम SEZ एस्टेब्लिश हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगर पूछा जाए कि इन सभी स्टेट में भी सबसे ज़्यादा SEZ कहाँ हैं, तो वो है तमिलनाडु के अंदर। हाईएस्ट नंबर ऑफ SEZ इन इंडिया, इंडिया के अंदर हाईएस्ट SEZ किस स्टेट के अंदर है? तमिलनाडु के अंदर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल SEZ कितने हैं? तो एट प्रेजेंट आज की डेट में जैन 2026 के अंदर आज की डेट तक टोटल स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं SEZ इन इंडिया? 276 है। लेकिन इससे पहले 270 थी, क्या पता पेपर में 276 ना मिले आपको, लेकिन एट प्रेजेंट है 276 SEZ। लेकिन अगर ऑप्शन पे लिखना 276 नहीं हो तो 270 पर टिक करना है आपको। नेक्स्ट क्या है कि इधर लिखा गया बाबा कल्याण लीड कमेटी। अब बात यह है कि बाबा कल्याण लीड कमेटी बनाई किसने और बनाई क्यों, और इस कमेटी का काम क्या था और इस कमेटी ने काम क्या किया? तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो बाबा कल्याण लीड कमेटी थी ये SEZ से रिलेटेड है। कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि बाबा कल्याण कमेटी किससे रिलेटेड थी? नाबार्ड बैंक से, SBI बैंक से, SEZ से। तो ये बाबा कल्याण कमेटी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड है। पहली बात, इस कमेटी को बनाया किसने? इस कमेटी को बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। दूसरा पॉइंट उठा कि कमेटी बनाने का रीजन क्या था, कि क्यों बनाई ये कमेटी? बनाने का रीजन था ये देखना कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी की स्टडी करना है। अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट ने जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी बना दी, पॉलिसी का मतलब रूल रेगुलेशन होता है, जैसे एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन से रिलेटेड रूल रेगुलेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी को कंट्रोल करने से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन। इसी तरीके से कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने SEZ से रिलेटेड पॉलिसी बना दी तो इस कमेटी से उसकी क्या स्टडी करवा रही है? क्योंकि ये तो टॉप बॉडी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री SEZ की टॉप बॉडी है,
तो जब इसने पॉलिसी बना ली तो अब स्टडी करने का पॉइंट कहाँ रह गया? स्टडी करना है, लेकिन देखो कहाँ करेंगे। तो सबमिटेड रिपोर्ट इस बाबा कल्याण लीड कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कहे अनुसार एसईजेड पॉलिसी की स्टडी की और अपनी उस स्टडी की रिपोर्ट कब पब्लिश की? रिपोर्ट सबमिट की 2018 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिपोर्ट किस बात के ऊपर स्टडी की थी? ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टडी, तो इस स्टडी का ऑब्जेक्ट क्या था कि डब्ल्यूटीओ के गाइडलाइंस को देखना है कि क्या हमने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी बनाई है, क्या वो पॉलिसी डब्ल्यूटीओ के जो गाइडलाइंस हैं, डब्ल्यूटीओ के ट्रेड के प्रति जो रूल रेगुलेशन है, क्या उनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। इसके लिए ये स्टडी करवाई थी किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। अब देखो ओके, एक पॉइंट और पब्लिश किया। एक पॉइंट ये नोट करना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इस बाबा कल्याण कमेटी ने जब इस एसईजेड पॉलिसी के ऊपर स्टडी की तब इसने क्या पाया? इसने एक पॉइंट और निकाला। इस बाबा कल्याण कमेटी ने क्या कहा था कि अगर एमएसएमई को यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को एसईजेड एरिया के अंदर ओपन किया जाए तो उसको दोनों के बेनिफिट मिलेंगे। इसको अपने खुद के बेनिफिट तो मिलेंगे, लेकिन साथ को इसको एसईजेड से जो बेनिफिट मिलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने से जो बेनिफिट मिलते हैं वो भी मिलेंगे। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एमएसएमई को एसईजेड के अंदर एस्टेब्लिश करने का जो आइडिया था वो किसने दिया था? इसी बाबा कल्याण कमेटी ने दिया था। तो इम्पोर्टेंट है ये स्लाइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, बाकी का थ्योरेटिकल हम नहीं पढ़ रहे। तो मैक्सिमम एसईजेड कहाँ पर है? कुछ स्टेट हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सबसे ज़्यादा एसईजेड तमिलनाडु के अंदर है। और टोटल कितने हैं? एट प्रेजेंट 276 हैं। बट अगर 276 ना मिले तो ऑप्शन में 270 पर टिक करना है आपको, और अगर इससे ये भी ना मिले तो 276 थे इससे पहले। बाबा कल्याण कमेटी क्यों बनाई गई थी? एसईजेड की जो पॉलिसी थी, एसईजेड की पॉलिसी की स्टडी करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बाबा कल्याण कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की 2018 में, और स्टडी किसके ऊपर की थी? इसने ये देखा था कि क्या हम डब्ल्यूटीओ के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और इसने ये राय दी थी कि क्यों ना एमएसएमई को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एस्टेब्लिश किया जाए ताकि उसको दोनों के बेनिफिट मिले। अब हम देखेंगे कि इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वजह से हमें क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों बनाया गया इसको। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एसईजेड यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्या फायदे हैं, ऑब्जेक्टिव हैं वो देखो। क्यों हमने किसी स्पेसिफिक एरिया को एसईजेड एरिया का डिक्लेयर किया गया? क्यों? पहला है क्रिएट एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि हमने प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से कुछ एक्टिविटी की है। देखो एक्टिविटी एक ह्यूमन दो तरीके की एक्टिविटी करता है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज हैं जिन एक्टिविटीज को करने का मेन एम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है। जैसे मैं एक्टिविटी कर रही हूँ, मान लो स्टूडेंट्स को टीच करवा रही हूँ, तो मेरा एम क्या है? बच्चों को टीच करवा करके उनसे कुछ फीस अर्न करना, ताकि मैं मेरी लाइवलीहुड को अर्न कर पाऊँ, ताकि मैं मेरी लाइवलीहुड को चला पाऊँ। इसी तरीके से क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को एडिशनल क्रिएट करना। एसईजेड मान लो इंडिया के अंदर ये दायरा था और इस एरिया के अंदर बोला गया था कि ये एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन का है। बिजनेसमैन को कुछ इंसेंटिव दिए गए, कुछ बेनिफिट का प्रलोभन देकर उनको ये बोला गया कि अगर आप अपनी नई इंडस्ट्रीज को यहाँ इस एरिया में एस्टेब्लिश करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगी। तो गवर्नमेंट का मेन एम था कि नई इंडस्ट्री लगाना, क्या करना था कि एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी करवाना था, एडिशनल प्रोडक्शन करवाना था। लेकिन किया क्या था? इसका भी गलत फायदा उठाया गया, और वो बिजनेसमैन जिनकी यूनिट, जिनकी इंडस्ट्री, जिनकी अपनी कंपनी इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर थी, उन्होंने क्या किया? वहां से अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को उठाया और यहाँ एस्टेब्लिश कर दिया। अब क्या एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हुई? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट का मेन एम है कि ऑब्जेक्ट क्या था? एसईजेड को एस्टेब्लिश करने का। इसीलिए एसईजेड बनाया गया था कि
एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है, एडिशनल इंडस्ट्री लगाना है। बूस्ट द एक्सपोर्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। रीजन तो मेन यही है। SEZ और पहले हमने क्या बनाया था, EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का भी यही एम था, और इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी मेन एम यही है कि कैसे ना कैसे करके हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री इस एरिया में लगेंगी उनको बेनिफिट मिलेगा, और उस बेनिफिट का यूज करके वो इंडस्ट्री गुड्स का प्रोडक्शन करेंगी। और गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम आपको बेनिफिट देंगे, हम आपको इंसेंटिव देंगे, लेकिन आपकी इंडस्ट्री से जो गुड्स बनेंगे उनका क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट रोजगार मिलेगा लोगों को। बूस्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी परमिशन दे दी है, यानी अदर फॉरेन कंट्री के जो इन्वेस्टर हैं उनको भी परमिशन दे दी है कि आप इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आ करके अपनी कंपनी, अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट तो बूस्ट होगा ही होगा, क्योंकि इंडिया के बिजनेसमैन को तो स्पेशली बोला गया है। लेकिन हमने क्या है, हमने FDI को भी अलाउ कर दिया गया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इस एरिया के अंदर 100% अलाउ है। एक पॉइंट तो यही हो गया कि हम EPZ से SPZ तक क्यों आए, SEZ तक, क्योंकि EPZ के अंदर FDI अलाउ था लेकिन 100% अलाउ नहीं था। लेकिन SEZ के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ की गई और वो भी 100%। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी गई थी, यानी ये वो ऑब्जेक्ट हैं, ये वो पॉइंट हैं जिनसे क्या हुआ था, SEZ की वजह से ये फायदे हुए थे। इनके इस मेन एम के लिए क्या किया गया था, एक इस जोन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया गया। अब ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट बता दिए कि एक एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ था इसकी वजह से, और डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ फॉरेन मार्केट भी बूस्ट हुआ था, फॉरेन मार्केट भी डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी क्या हुई थी, डेवलप्ड हुई थी। अब देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की क्या फैसिलिटी है और क्या इंसेंटिव है। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये एरिया इंडिया के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। बिजनेसमैन को बोला गया कि यहाँ अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करो, अपनी नई इंडस्ट्री। देखो, क्योंकि एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी करवाना चाह रही थी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने जो बिजनेसमैन हैं उनको प्रलोभन दिया था, उनको बोला गया था कि हम आपको कुछ इंसेंटिव देंगे, हम आपको कुछ फैसिलिटी देंगे, और आप अपनी इंडस्ट्री, आप अपनी कंपनी, आप अपनी फर्म या इस एरिया के अंदर एस्टेब्लिश करो। तो आप देखें कि वो क्या बेनिफिट दिए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस SEZ के अंदर एस्टेब्लिश की जाने वाली कंपनीज को। पहला था ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। आप इस एरिया के अंदर अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हो, और प्रोडक्शन करने के लिए अगर आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, और रॉ मटेरियल अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो, तो उस इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी फ्री कर दी। सेकंड है एग्जम्प्टेड MET, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स पर आपको बिल्कुल फ्री, बिल्कुल एग्जम्प्ट कर दिया। एग्जम्प्टेड किया गया सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स। अब आप बोलोगे कि अभी तो सभी इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके GST ले आए। ये उस टाइम की बात है जब ये SEZ चल रहे थे, चल तो अभी भी हैं, मतलब जब बनाए गए थे, तो उस टाइम पर सभी टैक्स को क्या कर दिया था, एग्जम्प्ट कर दिया गया था। लेकिन एट प्रेजेंट GST है, तो GST भी एग्जम्प्ट है इस एरिया के अंदर। इस एरिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग पर GST नहीं लगता है। नेक्स्ट है सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सेंट्रल एंड स्टेट लेवल अप्रूवल। अगर SEZ के अंदर किसी भी यूनिट को, किसी भी कंपनी को एस्टेब्लिश करना है, और हमें स्टेट या सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल लेनी है, कोई डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, तो वो सिंगल विंडो क्लियरेंस दे देगी। आप एक ही विंडो पर अपनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सकते हो। ये फैसिलिटी है इस एरिया के अंदर एस्टेब्लिश किए जाने वाले बिजनेसमैन को। नो नीड ऑफ लाइसेंस फॉर इंपोर्ट। अगर आप इस एरिया के अंदर, जिस इंडस्ट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हो, और प्रोडक्शन करने के लिए आपको अगर गुड्स की इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है, तो आपको इंपोर्ट लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्या ही छूट देगी गवर्नमेंट। 100% FDI अलाउड की गई थी। SEZ के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% अलाउ किया गया था। अब इसी के अंदर 2-3 इंसेंटिव, 2-3 फैसिलिटी और भी बाकी हैं, वो इसी के आगे नोट करनी है आपको।
नेक्स्ट इंसेंटिव देखो क्या मिला है, फर्स्ट 5 ईयर्स में प्रॉफिट जितना अर्न किया यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये जो मैं पॉइंट बताऊंगी इसकी थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ, स्टार्टिंग में ब्रीफ में बताती हूँ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मान लो किसी बिजनेसमैन ने अपनी कंपनी, अपनी फर्म एस्टेब्लिश की। अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के बाद में क्या करना शुरू किया, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तो जिस साल एक्सपोर्ट किया, मान लो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया 2010 से लेकर 2015 तक, स्टार्टिंग के 5 ईयर्स में, फर्स्ट 5 ईयर यहाँ से गुड्स एंड, यहाँ से 2010 के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हमने अपनी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया। 2010 से लेकर 2015 तक जितना भी एक्सपोर्ट किया, उस एक्सपोर्ट से उस बिजनेसमैन को जितना प्रॉफिट हुआ है और जितनी उसने इनकम अर्न की है, उस इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो टैक्स एग्जेम्प्ट है 100%। नेक्स्ट 5 ईयर यानी 2015 से लेकर के 2020 तक, यहाँ से यहाँ तक, सेकंड में क्या बोला गया कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 2015 से 20 के लिए उस बिजनेसमैन ने जितनी गुड्स का प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट करने से जितना प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट का 50% जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट है और 50% इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। फिर बोला गया नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए यानी 2020 से लेकर के 2025 तक। तो इस 5 साल के लिए क्या ऑफर दिया गया कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपने जो प्रॉफिट अर्न किया था, उस प्रॉफिट का आपने फ्लोइंग बैक कर दिया, यानी उसको री इन्वेस्ट कर दिया उसी बिजनेस में, और री इन्वेस्ट करके जितनी यूनिट बनाई और उन यूनिट का एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट करने से जो प्रॉफिट अर्न किया, जो इनकम अर्न की, उस इनकम के ऊपर 50% वो इनकम टैक्सेबल है और 50% वो एग्जेम्प्ट है। तो ये क्या है, ये 3 स्टेज हैं, यहां से देखना है इसको। फर्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स और है नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो हमने 2010 से 15 का देखा कि स्टार्टिंग के 5 साल में एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट करके जितना प्रॉफिट अर्न किया वो 100% एग्जेम्प्टेड है, कोई टैक्स नहीं पे करना। नेक्स्ट 5 ईयर्स में एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट करके जितना प्रॉफिट अर्न किया, जितनी इनकम अर्न की, उसमें 50% इनकम टैक्सेबल है और 50% एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए बोला कि फ्लोइंग बैक करने से, यानी वो पैसा, वो प्रॉफिट री इन्वेस्ट करने से जितना एक्सपोर्ट किया गया, उस एक्सपोर्ट का 50% एग्जेम्प्ट होगा और 50% इनकम टैक्सेबल होगी। आपको ये स्टार्टिंग के अगर 2 ध्यान रख लोगे ना तो भी बहुत है। नेक्स्ट जो फैसिलिटी दी गई है वो क्या है कि प्रॉफिट अर्न आर परमिटेड टू बी रीपैट्रिएटेड। अभी इस रीपैट्रिएटेड वर्ड का मीनिंग समझो। सबसे पहले रीपैट्रिएटेड का मतलब है कि किसी एक कंट्री में प्रॉफिट अर्न किया और उसको अर्न किए हुए प्रॉफिट को किसी दूसरी कंट्री में लेके जाना रीपैट्रिएटेड कहलाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पहले, मान लो इंडिया का कोई बिजनेसमैन यूएसए के अंदर अपनी किसी कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट कर रखा है और वहां बिजनेस करके, अगर यूएसए के अंदर बिजनेस करके पैसा कमाकर इंडिया लेके आता है उस प्रॉफिट को, तो इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर बिजनेसमैन, आपकी कोई इंडस्ट्री, आपकी कोई कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है, यानी आपकी कोई यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एस्टेब्लिश है, तो आप अगर बाहर की कंपनी से प्रॉफिट अर्न करके इंडिया लेकर आ रहे हो तो उस प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे, वो एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो क्या बोला गया कि प्रॉफिट अर्न आर परमिटेड, जितना प्रॉफिट आपने अर्न किया बाहर यानी यूएसए कंट्री के अंदर, उसको परमिटेड किया गया टू बी रिपैट्रिएटेड फ्रीली, कि आप वो प्रॉफिट जो यूएसए के अंदर आप अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करके कमा रहे हो, उसको आप फ्रीली बिल्कुल टैक्स फ्री इंडिया के अंदर ला सकते हो। लेकिन आपकी एसईजेड के अंदर पहले से कोई कंपनी एस्टेब्लिश होनी चाहिए। तो ये वो बेनिफिट हैं, वो फैसिलिटी हैं जो कि किसको, इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली कंपनीज को प्रोवाइड की थी। अब नेक्स्ट क्या है, चैलेंजेस है। चैलेंजेस का मतलब है कि क्या दिक्कत क्या आ रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वजह से। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर जो पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था, उसकी वजह से दिक्कत क्या आई है, सामने चैलेंजेस क्या हैं। पहली है अनयूटिलाइज लैंड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
अनयूटिलाइज्ड लैंड का मतलब क्या है? अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है कि आपके पास अगर इतनी हेक्टेयर मिनिमम लैंड है तो ही आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्राइटेरिया दिया जाएगा। मान लो हमने 200 हेक्टेयर को 200 हेक्टेयर लैंड को हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के दायरे में ले लिया। ठीक है, ले लिया। अब 200 हेक्टेयर जो जमीन हमने एसईजेड करवा ली, उसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन के दायरे में करवा लिया। अब उस 200 हेक्टेयर में से मान लो सिर्फ 50 हेक्टेयर पर क्या लगी है? इंडस्ट्री लगी है, बाकी वेस्ट पड़ी है। अब इंडस्ट्री कोई बिजनेसमैन लगाएगा तब तो लगेगी, ऐसे अपने आप तो लगेगी नहीं। तो जितनी लैंड का स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिया है हमने, उतनी तो यूटिलाइज ही नहीं हो पा रही है। सेकंड क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल मॉडल्स है। अब कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई एक सिंगल मॉडल नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जैसे काफ़ी मॉडल एग्जिस्टेंस में है, जैसे कि कोस्टल इकोनॉमिक जोन, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसे काफ़ी मॉडल्स हैं, काफ़ी जोन हैं जो कि एग्जिस्टेंस में है। अब इन्वेस्टर ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ अपनी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करें, कहाँ अपनी फर्म को एस्टेब्लिश करें। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर लैंड पर इफेक्ट हुआ है। अब हमने 200 हेक्टेयर जमीन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के दायरे में लाकर छोड़ दिया, यानी अब यहाँ पर एग्रीकल्चर तो हो ही नहीं सकता। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आ गया, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी इफेक्ट हुई है इससे। अब 200 हेक्टेयर जमीन के अंदर क्या फसल नहीं उगाते थे किसान, अब नहीं उगा सकते। क्यों? क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के दायरे में आ गई। नेक्स्ट है कंपटीशन फ्रॉम एशियन कंट्रीज। एशियन क्या है? एशियन 10 कंट्री का एक ग्रुप है। तो एशियन क्या देता है? अपनी जो मेंबर कंट्री हैं और उनको क्या देता है? कुछ स्पेशल बेनिफिट देता है। इसकी वजह से क्या है कि एफडीआई यानी बाहर की कंट्री इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर इन्वेस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको एशियन क्या है कि उन कंट्रीज को ज़्यादा बेनिफिट देता है, उन कंट्रीज को ज़्यादा इनिशिएटिव देता है। नेक्स्ट है कि मैनी एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक फर्म। एक सेकंड, ये भी रह गया पोल्यूशन। देखो मैंने ये 2 पॉइंट यहाँ इसलिए मेंशन कर दिए क्योंकि नीचे स्पेस नहीं था, और नेक्स्ट अपना पॉइंट है थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 पॉइंट बच रहे थे तो मैंने इधर ही दिखा दिया। एक तो एग्रीकल्चर लैंड वाला जो एक्सप्लेन कर दिया, और एक है पोल्यूशन वाला। अब पोल्यूशन क्या है? अब 200 हेक्टेयर जमीन में अगर सिर्फ इंडस्ट्री लगेंगी, सिर्फ यहाँ पर अगर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो क्या पोल्यूशन नहीं होगा? तो पोल्यूशन तो होगा 100%। ये भी एक चैलेंज है सामने। मेनी एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक फर्म में जस्ट शिफ्ट बेस टू एसईजेड। देखो क्या बोला गया इस पॉइंट में कि एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक फर्म, इंडिया के अंदर पहले से जो एग्जिस्टिंग फर्म है, एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक फर्म यानी इंडिया की टेरिटरी के अंदर पहले से एग्जिस्टिंग जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के ओनर ने क्या किया? में जस्ट शिफ्ट, उन जो पहले से लगी हुई इंडस्ट्री थी, पहले से लगी हुई इंडिया के अंदर कंपनी थी, उन्हीं कंपनियों को शिफ्ट कर दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। ऐसा नहीं करना था। गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए बनाया गया था ताकि बिजनेसमैन अपनी नई नई इंडस्ट्री को इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एस्टेब्लिश करके जो बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट, उसका फायदा उठा सके। लेकिन बिजनेसमैन क्या निकले? बिजनेसमैन तो 1.5 से आने निकले। उन्होंने क्या किया? अपनी जो पहले ही एग्जिस्टिंग जो कंपनी, जो फर्म इंडिया के अंदर थी, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर थी, उनको क्या किया? उन्हीं कंपनियों को वहां से उठा करके और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया। अब फायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट को तो उल्टा नुकसान हो गया। गवर्नमेंट ने सिर्फ नई नई कंपनियों के एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया था ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये भी एक चैलेंज आया सामने कि लोगों ने क्या किया? अपनी पुरानी कंपनियों को ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ला कर क्या कर दिया? एस्टेब्लिश कर दिया। अब चैलेंज क्या आए थे वापिस से बताती हूँ। पहला चैलेंज था कि लैंड का पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ। मल्टीपल मॉडल्स थे, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई एक मॉडल नहीं था, इसके जैसे काफ़ी मॉडल्स थे जैसे मैंने आपको यहाँ बताए। एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी इफेक्ट हुई है क्योंकि हमने उस लैंड को इंडस्ट्री के पर्पज से निकाल लिया है। फिर क्या है? कंपटीशन फ्रॉम एशियन कंट्रीज। अब एशियन कंट्री आपस में क्या कर रही है? एशियन ग्रुप है ना, ये अपनी मेंबर कंट्री को काफ़ी बेनिफिट दे रहा है, जिसके कारण जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया के इस एसईजेड की तरफ क्यों आएंगी? वो इस एशियन से ही बेनिफिट ले लेंगे। जो
डोमेस्टिक एग्जिस्टिंग फर्म थी इंडिया के अंदर, वही फर्म SEZ के अंदर लाके एस्टेब्लिश कर दी, नई फर्म तो लगाई ही नहीं गई। नेक्स्ट क्या देखा, एक पोल्यूशन है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगे उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन होगा। अगर 200 हेक्टेयर ज़मीन में सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री लगा दी, तो इंडस्ट्री लगाई तो इसका मतलब पेड़ भी नहीं है वहाँ पर, आसपास पेड़ पौधे भी नहीं है, नॉइस पोल्यूशन भी है वहाँ पर पूरा वायु प्रदूषण हो रखा है, तो इसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वजह से कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ दिक्कतें सामने आई हैं। अब देखो आगे का पॉइंट। अब देखो SEZ के लिए एक्ट पास हुआ था 2005 के अंदर, ये हम पहले देख चुके हैं। अब हमें देखना ये है कि इस एक्ट में क्या लिखा गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट यानी SEZ एक्ट 2005 में क्या लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए न्यू फर्म, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को SEZ के अंदर एस्टेब्लिश करना है, और उसको एस्टेब्लिशमेंट, उसके डेवलपमेंट और उसको बेटर वे में रन करने के लिए मैनेज करने को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से एस्टेब्लिश करना है, ये सब कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर बताया गया है। अब इसके रूल्स क्या हैं, यानी SEZ को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूल क्या हैं वो देखो। सबसे पहला क्या है, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जितनी भी यूनिट को, जितनी भी कंपनीज को एस्टेब्लिश किया जाएगा, उन सभी कंपनियों के रिगार्डिंग जो प्रोसीजर है, यानी वहाँ पर कंपनी एस्टेब्लिश करने की जो प्रोसीजर है वो काफ़ी इजी है। सिंगल विंडो क्लियरेंस है। अगर आपको चाहे स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट हो, चाहे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन काम आपका सिंगल विंडो पर होगा, यानी एक ही विंडो पर आपको पेपर की जितनी भी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको कंप्लीट कर दिया जाएगा। मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। पहले क्या था, शायद पहले 50 हेक्टेयर मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोलती है कि अगर आपके पास 10 हेक्टेयर भूमि भी है तो भी आप उस जमीन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के दायरे में करवा सकते हो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अप्रूवल मैकेनिज्म। यानी अगर मान लो मेरी लैंड है और मेरी लैंड पड़ती है, मैं हूँ केरला की, और केरल के पास में मेरा एरिया कहाँ पड़ता है, सी पोर्ट के पास में पड़ता है। तो सी पोर्ट के पास में मान लो मेरी 50 हेक्टेयर ज़मीन है, उस 50 हेक्टेयर ज़मीन को मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के दायरे में लेना चाहती हूँ, यानी मैं मेरी हेक्टेयर में सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ। तो मेरे को मेरी ज़मीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन का अप्रूवल लेने का मैकेनिज्म क्या है, तो सबसे पहले मेरे को क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। क्राइटेरिया का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एलिजिबिलिटी डिसाइड कर रखी है कि किसी भी पर्सन, किसी भी ज़मीन को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डिक्लेयर तब करेंगे जब आपके पास गवर्नमेंट ने बनाई उतनी मिनिमम हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने जितना डिसाइड किया है उतनी आपके पास नेटवर्थ होनी चाहिए, या फिर जितना टर्नओवर बताया है उतना आपके पास टर्नओवर होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के बताए अकॉर्डिंग मेरी एलिजिबिलिटी को मैं कवर करती हूँ तो उसके बाद मैं अपनी फ़ाइल तैयार करती हूँ, और फाइल तैयार करके मैं कहाँ जाती हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती हूँ, केरला की गवर्नमेंट के पास जाऊँ। स्टेट गवर्नमेंट में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उस डिपार्टमेंट में मैं अपनी फ़ाइल देती हूँ कि मुझे मेरी ज़मीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के दायरे में लेनी है, मुझे अपनी ज़मीन के ऊपर, अपनी लैंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट करनी है। तो इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से ये फाइल जाती है बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। बोर्ड ऑफ अप्रूवल में, इस बोर्ड में 19 मेंबर होते हैं, और 19 मेंबर मेरी फाइल की क्या करते हैं, पूरी तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं कि इसकी कितनी हेक्टेयर भूमि है, इसकी नेटवर्थ कितनी है, इसका एम क्या है। ये सब कुछ चेक करने के बाद अगर उनको टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 45 डेज का, अगर 45 डेज के अंदर ये पर्सन यानी बोर्ड ऑफ अप्रूवल को लगता है कि मेरी फाइल ओके है और मैं अपनी लैंड को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के दायरे में लाने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी कंप्लीट कर दिया, तो ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये बोर्ड ऑफ अप्रूवल मुझे अप्रूवल दे देगा कि आप अपनी लैंड को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के दायरे में ले सकते हैं। तो ये है अप्रूवल। यानी बात ये है कि पहले जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पास फाइल,
उस फाइल को भेजेंगे बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास, और टाइम है 45 डेज का। 45 डेज में या तो यस हो जाएगा या तो नो हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, देखो, हालांकि ये पॉइंट मेरे को पहले बताना चाहिए था लेकिन माइंड से स्किप हो गया, आप नोट कर लेना। एग्जाम्पल ऑफ एसईजेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्या एग्जाम्पल हैं, यानी कौन कौन से एसईजेड इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश्ड हैं। मेन पहले है कांडला एसईजेड, कोचीन एसईजेड, मद्रास एसईजेड, फाल्टा एसईजेड, विशाखापट्टनम एसईजेड। यानी मैक्सिमम जो एसईजेड हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, या तो सी पोर्ट या फिर एयरपोर्ट के साथ में अटैच मिल रहे हैं। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि इन एसईजेड का मेन एम है एक्सपोर्ट करना, और एक्सपोर्ट करने में गुड्स को क्या करना है, डिलीवरी करनी पड़ेगी, तो गुड्स की डिलीवरी इजीली हो जाए, इसलिए इन एसईजेड को सी पोर्ट या एयरपोर्ट के पास में क्या किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इस एसईजेड के लिए टैक्स पेयर की लिमिट क्या है। देखो, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, इज एसईजेड ए टैक्स पेयर, क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक टैक्स पेयर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा नो। वो कैसे आएगा वो देखो, सबसे पहले हम ये लाइन देखते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ट्रीट एज ए फॉरेन टेरिटरी फॉर द टैक्स पर्पज, टैक्स के पर्पज से स्पेशल इकोनॉमिक जोन को क्या ट्रीट करेंगे, क्या इंडियन टेरिटरी ट्रीट करेंगे, नहीं, उसको क्या ट्रीट किया जाएगा कि ये एक फॉरेन टेरिटरी है। जैसे कि मान लो ये वाला एरिया इंडिया के अंदर, इस वाले एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर रखा है कि इस एरिया के अंदर जो भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जाएगी, उस इंडस्ट्री को, उस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे, ड्यूटी के अंदर आपको काफ़ी एग्जम्पशन मिलेगी, टैक्स में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन मेन एम क्या होगा, उन कंपनीज का, उन इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट करना होगा। यहाँ तक सबको पता है। बात यहाँ पर टैक्स की है, तो इस एरिया को, इंडिया के इस एरिया को, हालांकि सबको पता है कि ये एरिया इंडिया का पार्ट है, इंडिया की टेरिटरी है, लेकिन जब हम एसईजेड को पढ़ते हैं, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो इस एरिया का जो इंडिया की टेरिटरी है, दिख रही है कि आपको इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया के अंदर का एरिया है, लेकिन फिर भी आपको इस एसईजेड के एरिया को क्या ट्रीट करना पड़ेगा, फॉरेन टेरिटरी ट्रीट करना है। आपको क्या ट्रीट करना है, फॉरेन टेरिटरी ट्रीट करना है। क्यों ट्रीट करना है वो देखो। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी कंपनी लगी है, अगर वो कंपनी डीटीए से, यानी बाकी का जो एरिया बच गया इंडिया का, डीटीए का मतलब है कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को छोड़ करके इंडिया का जो भी पार्ट बचता है, उस पार्ट से अगर गुड्स आ रहा है कहाँ पर, एसईजेड के अंदर, अगर मान लो हरियाणा से यहाँ पर इस स्टेट के अंदर एसईजेड स्थापित है और इस एसईजेड को रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल आ रहा है मान लो दिल्ली और हरियाणा से। अब दिल्ली और हरियाणा से मान लो डीटीए से कहीं से भी, यहाँ से कहीं से भी, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ इंडिया में से कहीं से भी अगर रॉ मटेरियल एसईजेड के पास आएगा, जरूरी नहीं है रॉ मटेरियल, कोई भी कैपिटल गुड्स हो चाहे रॉ मटेरियल हो, अगर एसईजेड के पास आएगा तो वो गुड्स आएगा टैक्स फ्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एरिया क्या माना गया, फॉरेन टेरिटरी। फॉरेन टेरिटरी का मतलब है कि इस एरिया के अंदर जो गुड्स आ रहा है वो एक तरीके से ये एरिया यहाँ क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ से कोई गुड्स यहाँ आया, ये इंडिया की टेरिटरी तो नहीं है, ये तो फॉरेन टेरिटरी है। अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो हरियाणा से कोई गुड्स फॉरेन टेरिटरी में जाएगा तो उसको क्या माना जाएगा, एक्सपोर्ट माना जाएगा। और एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है टैक्स से फ्री। इसीलिए बोला गया था कि एसईजेड को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, एक फॉरेन टेरिटरी ट्रीट कर रहे हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एसईजेड को, हालांकि इंडिया की टेरिटरी का ही एरिया है, इंडिया का ही एरिया है, लेकिन फिर भी इसको फॉरेन टेरिटरी ट्रीट किया गया है। रीजन था टैक्स का पर्पज, कि जो भी गुड्स डीटीए में से, यानी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में से जो भी गुड्स एसईजेड में आएगा, जो भी रॉ मटेरियल, जो भी मशीन, जो भी गुड्स आएंगे, वो गुड्स एज ए एक्सपोर्ट माने जाएंगे और एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर रखी है। लेकिन अभी देखो यही लिखा मैंने
सेकेंड पॉइंट में इधर कि डीटीए से कोई भी गुड्स अगर एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पास आ रहा है तो वो टैक्स फ्री होगा, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को फॉरेन टेरिटरी माना गया है और फॉरेन टेरिटरी में बेचा गया गुड्स या भेजा गया गुड्स एक्सपोर्ट माना जाता है। इसीलिए अगर डीटीए से कोई गुड्स एसईजेड के पास आएगा तो वो टैक्स फ्री होगा। अब आपके दिमाग में पॉइंट आया होगा कि मान लो कि एसईजेड से कोई गुड्स डीटीए के पास में भी तो जा सकता है, यानी इस एरिया के अंदर किसी गुड्स का प्रोडक्शन किया गया और मान लो वो गुड्स एक्सपोर्ट करने की बजाय इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के अंदर चला गया, डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर दिया, तो क्या उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा? अगर एसईजेड से किसी गुड्स का प्रोडक्शन किया गया और उसको अगर इंडिया की टेरिटरी से बाहर भेज दिया तो उसको एक्सपोर्ट मानेंगे और वो ड्यूटी फ्री होगा, टैक्स फ्री होगा। लेकिन बात यहाँ पर है कि अगर इस एसईजेड में कोई गुड्स बना और उसको बन करके डीटीए में भेज दिया, यानी यहाँ इंडिया में कहीं भी उसको सेल कर दिया, तो क्या उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा? लगेगा, 100% लगेगा। तो क्या लिखा गया है कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कोई भी गुड्स डीटीए में जा रहा है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर जा रहा है, देखो टैरिफ लगेगा, टैरिफ तो लगेगा, टैक्स तो बायर टैक्स पे करेगा और टैक्स आईजीएसटी लगेगा उसके ऊपर, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगी। तो क्या बोला गया था, मान लो एसईजेड से कुछ यूनिट यहाँ बैठे इस पर्सन ने परचेज किया, तो इस गुड्स पे जो एसईजेड से डीटीए में सेल किया गया है इसके ऊपर टैक्स लगेगा, टैक्स पे करना होगा और पे भी कौन करेगा? बायर पे करेगा, जितनी अमाउंट का टैक्स बनता है। तो टैक्स का पॉइंट दिखाना समझाना था। तो ऊपर लाइन लिखी थी, इज एसईजेड ए टैक्स पेयर? क्या एसईजेड टैक्स पेयर है? नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जितनी कंपनी, जितनी फर्म को एस्टेब्लिश किया गया है, सभी फर्म क्या हैं? टैक्स से बिल्कुल फ्री हैं, उनको टैक्स पे नहीं करना है। हालांकि टैक्स का दायरा भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, उस गुड्स से जितना प्रॉफिट अर्न करने हैं, एक्सपोर्ट से जितना प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट पर पहली 5 साल बिल्कुल टैक्स फ्री, नेक्स्ट 5 ईयर 50% टैक्स फ्री। वो मैंने आपको लिमिट पहले समझा दी है। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाहर एक्सपोर्ट करती है तो उसमें भी टैक्स फ्री है स्टार्टिंग के 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर 50% फ्री है। तो वो पॉइंट आप वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एसईजेड और ईपीजेड के अंदर क्या डिफरेंस है। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है, ईपीजेड फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ इसकी उस पर ध्यान दो, फुल फॉर्म पर, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इसका मेन एम रहेगा प्रोसेस पे और एक्सपोर्ट पर। तो ईपीजेड का मेन फोकस था सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग पर और एक्सपोर्ट करने पर। लेकिन एसईजेड का फोकस किसके ऊपर था? गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने पर, सर्विस से रिलेटेड सेक्टर में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करना और बिजनेस एक्टिविटी को भी ध्यान में रखना है। बिजनेस एक्टिविटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसकी ट्रेडिंग करना है। तो ईपीजेड का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट पर और गुड्स की प्रोसेसिंग पर था। लेकिन ईपीजेड का फोकस बिजनेस की सारी एक्टिविटी कौन सी आती हैं, जिसमें इंडस्ट्री भी आती है, कॉमर्स भी इंक्लूड है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग भी, उसकी ट्रेडिंग भी, साथ में सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड है। एसईजेड एरिया क्या है? लार्ज एरिया है। अगर ज्योग्राफिकल एरिया देखा जाए तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो एरिया है वो काफी वाइड है, लेकिन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का जो एरिया है वो काफी स्मॉल एरिया है। अर्नव, नेक्स्ट है ईपीजेड, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लोकेटेड इन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में। यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का जो एरिया है या तो वो डेवलप्ड कंट्री के अंदर है या फिर डेवलपिंग कंट्री के अंदर। लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन हर कंट्री के अंदर लोकेटेड एरिया है, यानी हर कंट्री में मिलेगा, चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एरिया हर कंट्री में मिलेगा। नेक्स्ट है टैक्स का बेनिफिट मिलता तो दोनों में ही है, लेकिन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में टैक्स बेनिफिट कम मिलता है, लेकिन यहाँ तो टैक्स का बेनिफिट काफी ज्यादा मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के 5 ईयर तो टैक्स बिल्कुल एग्जेम्प्ट होता है, नेक्स्ट 5 ईयर में टैक्स एग्जेम्प्ट है लेकिन 50% एग्जेम्पशन मिली हुई है। फिर क्या है? एफडीआई अलाउड।
इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 100% एफडीआई अलाउ है, ऑटोमेटिक जोन, लेकिन स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में एफडीआई अलाउ नहीं है, पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट है। तो ईपीजेड क्या है, ईपीजेड से एसईजेड कहीं ज़्यादा बेटर है। यही कमी थी कि ईपीजेड को हमने रिप्लेस किया और उसको रिप्लेस करके एसईजेड लेके आए थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नुकसान क्या था, एफडीआई को परमिशन लेने, एफडीआई को अलाउड नहीं किया गया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस ईपीजेड एरिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश नहीं कर सकती थी, यानी फॉरेन कंट्री से अगर कोई कंपनी ईपीजेड एरिया के अंदर अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहती है तो पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। बट अगर एसईजेड के अंदर फॉरेन की कोई कंपनी पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है तो 100% एफडीआई अलाउड है। टैक्स में बेनिफिट कम मिलते थे ईपीजेड के अंदर, एसईजेड के अंदर ज़्यादा मिलने लगे। तो ये छोटी छोटी कमियां हैं जिनकी वजह से ईपीजेड ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया और इसको रिप्लेस करके चीज़ वही है आज भी, सिर्फ नाम चेंज किया, थोड़ा बहुत क्या है बेनिफिट थोड़े ज़्यादा दिए गए और ये क्या एसईजेड इसका नाम चेंज किया, यानी ईपीजेड को रिप्लेस करके हम एसईजेड को लेके आए थे। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में ये डिस्कस किया है कि ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पहला कब बना था, 1965 के अंदर कांडला गुजरात के अंदर बना था और इसी ईपीजेड को रिप्लेस करके हम लेके आए थे एसईजेड यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और इस स्पेशल एट प्रेजेंट कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस ईपीजेड और एसपीजेड में अगर एसईजेड के अंदर कुछ भी आपको दिक्कत है, कोई भी पॉइंट में अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये टॉपिक हुआ अपना फिनिश। थैंक यू।